identity function, constant function, polynomial function, greatest integer function, modulus function, and what not. We will study each one of them in great detail. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, अभी तक ना हमने रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हें ग्राफ से कैसे समझा जाता है, फंक्शंस के डोमेन, रेंज, इन सब को डिटेल में समझने वाले हम आज की क्लास में। तो चलते हैं फंक्शंस के पहले टाइप की तरफ। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है? तो मैंने आपको फंक्शन में समझाया था, फंक्शंस के लिए हमेशा हमें दो फंक्शन और रिलेशन बनाने के लिए हमेशा हमें दो सेट की जरूरत होती है। तो हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। आप रियल नंबर के सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि रोस्टर सेट में लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि जो रियल नंबर्स है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां खत्म हुए, कुछ पता ही नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर का जो सेट है उसे कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो यहां पे रियल नंबर का सेट हो गया। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर सर, आपने अभी तक क्लास 11 तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है ना, जितने भी टाइप के नंबर पढ़े ना, सब के सब रियल नंबर्स है। चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सब के सब रियल नंबर्स में आते हैं। एक और टाइप का नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहां पे ये रियल नंबर का सेट है, और मेरे पास इस सेट के अंदर बहुत सारे रियल नंबर्स है, चाहे रैशनल इरेशनल सब भरे पड़े हैं। और ऐसा ही मेरे पास एक और सेट है रियल नंबर्स का, जिसके अंदर भी सेम एलिमेंट्स है। इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो ये मेरा पहला सेट है और ये मेरा दूसरा सेट है। मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिटी फंक्शन बताना है। आइडेंटिटी फंक्शन पता है आपको क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है, मैं सारे फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन होता है उसको मैं एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखता हूं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? बिल्कुल लिखता हूं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो हमें यहां पे ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्मेट में होता है? एक्स कॉमा वाई वाले फॉर्मेट में होता है। एक्स कॉमा वाई वाले फॉर्मेट में होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है, अगर जो मेरा वाई है, वाई क्या है यहां पे? इमेज ऑफ एक्स। वाई क्या है? इमेज ऑफ एक्स। और एक्स क्या है? प्री इमेज ऑफ वाई। क्या है? एक्स क्या है? प्री इमेज ऑफ वाई। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है, अगर मेरा इमेज ऑफ एक्स, क्या इमेज ऑफ एक्स किसके बराबर हो? इमेज ऑफ एक्स किसके बराबर हो? एक्स के ही बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो इसको मैं वाई बोलूं या एफ ऑफ एक्स बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई बोलूं या एफ ऑफ एक्स बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्स कॉमा वाई लिखूं यहां पे, या एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो इमेज होता है, एक्स का जो इमेज होता है वही मेरा एफ ऑफ एक्स होता है। एक्स का जो इमेज होता है वही मेरा वाई होता है। तो यहां पे आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या है यहां पे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? यही है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ, इस ऑर्डर्ड सेट के अंदर जो आप पहले लिखते हो ना, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप जो पहले लिखते हो, पहले वाला जो एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वही होता है ये वाला एक्स, वही होता है ये वाला एक्स। तो आपने बोला सर जो प्री इमेज है मेरा, मैं उसको इस सेट से सिलेक्ट करूंगा, पहले वाले सेट से सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद जो मेरा इमेज बनेगा वो इस सेट से आएगा। दो सेट होने चाहिए ना। मुझे क्या करना है? आई हैव टू डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स वाला एक फंक्शन मुझे डिफाइन करना है यहां पे। अगर मैं पहले वाले सेट से, रियल नंबर वाले सेट से, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालू, अगर मैं पहले एलिमेंट को सिलेक्ट कर दूं 1, तो मेरा एफ ऑफ एक्स, मेरा इसका इमेज क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा, अगर मैं यहां पे x को 1 रखूंगा तो इसका इमेज क्या बनेगा? इसका इमेज भी 1 ही बनेगा। तो 1,1, 2,2, 3,3, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे आइडेंटिटी फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे। अब अगर मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए, आपने क्लास 10th में भी ये सीखा था, ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होती है। टू डायमेंशनल ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होती है। उसे क्या बोलते हैं? एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस। अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वर्टिकल वाला वाई एक्सिस हो गया। बहुत ही बढ़िया। आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूं, आगे आने वाले हर ग्राफ में, हर फंक्शन में ये चीज आप खुद अप्लाई करोगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्या करते हैं? प्री इमेज को लिखते हैं या फिर डोमेन को लिखते हैं। प्री इमेज बोलो या डोमेन बोलो, यहां पे हमेशा डोमेन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डोमेन लिखा जाता है। डोमेन
डोमेन लिखा जाता है। यानी कि जो मैं इसमें एक्स वाला एलिमेंट होता है ना, जो भी मैं एक्स को चूज कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट की तरह चूज कर रहा हूं, उसको मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। और इस वाले वर्टिकल एक्सिस पे मैं रेंज को लिखता हूं। किसको लिखता हूं? रेंज को लिखता हूं। जो मेरा एफ ऑफ एक्स आता है, जो मेरा वाई वाला जो भी सेट बनेगा ना, जो रेंज, जो सेकेंड एलिमेंट वाला सेट बनेगा, उन सबको मैं यहां पे प्लॉट करता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा रेंज वाला, तो ये हो जाएगा मेरा रेंज। वाई एक्सिस पे रेंज और एक्स एक्सिस पे डोमेन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफ में ना। अब अगर मेरे को इसी चीज को, इसी फंक्शन को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स को मेरे को यहां पे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 2 डायमेंशन प्लेन पे मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे इस फंक्शन के एलिमेंट कैसे आ रहे थे? तो आपने बोला अगर मैं यहां पे 1 को रखूंगा, अगर मैं डोमेन 1 को चूज करूंगा तो उसका इमेज क्या बनेगा? अगर मैं 1 को चूज करूंगा तो मेरा उसका इमेज भी 1 बनेगा। तो यहां पे मुझे ये चूज करना पड़ेगा, अगर मैंने 1 को लिया अपना डोमेन तो उसका आउटपुट जो आएगा, इमेज जो आएगा, वो भी 1 आएगा। यहां पे अगर मैं 2 को अपना फर्स्ट एलिमेंट की तरह चूज करता हूं तो उसका सेकंड एलिमेंट क्या आता है? वो भी 2 आता है। 3 को चूज करूंगा तो उसका इमेज 3 बनेगा। ऐसे ही 4 का 4 बनता है, राइट? ऐसे ही अगर आप यहां पे आ जाओगे तो 0 का 0 ही बनेगा। 0 क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। -1 का -1 बनेगा, -2 का -2 बनेगा, -3 का -3 बनेगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहां पे अपने आइडेंटिटी फंक्शन का एक ग्राफ मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पे जो मेरे को कर्व मिला है ना, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिला है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व को मैं क्या बोलूंगा? ये किस चीज का कर्व? ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू एक्स को, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स को। ये मेरे आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लाइन को मैं देख के समझ जाना चाहिए, एक ही बारे में समझ जाओ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये क्यों? यहां पे जब 1 होगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा, 2 होगा तो 2 का इमेज भी 2 आएगा। अगर मैं फंक्शन में 3 को इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी 3 आएगा। तो ये रही ग्राफ की बात। अब बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर रेंज और डोमेन क्या होगा। तो रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं? तो बच्चों डोमेन को ना और रेंज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। डोमेन को आप इनपुट मान लो। जब मैं उस इनपुट को फंक्शन में डालता हूं, उस फंक्शन में डालने के बाद कुछ प्रोसेस होता है, और प्रोसेस करने के बाद जो मेरा आउटपुट आता है वो ही मेरा रेंज होगा। डोमेन इनपुट और रेंज आउटपुट, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं 1 को इनपुट डालूंगा, मैं यहां पे अपने एक्स एक्सिस पे 1 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 को इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी 2 आएगा। 3 को इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी 3 आएगा। अगर मैं -2 को इनपुट डालूंगा तो आंसर भी, जो आउटपुट भी -2 आएगा। तो यहां पे बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूं डोमेन के एक सेट बनाओ क्या होगा, तो आप खुद देखो। यहां पे अगर मैं यहां पे 0.5 चूज करता तो यहां पे भी 0.5 आता। ये लो, यहां पे अगर मैं बोलता हूं -1.5 तो यहां पे भी -1.5 आता। तो इसका मतलब यह है मैं अपने एक्स एक्सिस पे इनपुट के तौर पे किसी भी रियल नंबर को चूज कर सकता हूं। तो यहां पे किसी भी रियल नंबर को चूज करूंगा तो मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे, और इन्हीं फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या बोलता है? डोमेन बोलता हूं मैं। तो उसे कैसे लिखूंगा मैं? तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो एक बात बताओ, आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। यहां पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम है आपका सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे। तो रेंज क्या होता है? सेकंड। अगर मैं इस फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट निकाल के एक सेट के अंदर डाल दूंगा तो उसी को रेंज बोलते हैं। तो आप खुद देखो यहां पे -1.5, -2.5, -3.5 सब कुछ आ सकता है। यहां पे सब कुछ आ सकता है यहां पे। तो ये भी तो एक रियल नंबर ही हुआ ना। जब डोमेन और मेरा जो प्री इमेज और इमेज सेम बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा रेंज भी तो डोमेन के बराबर ही होगा, रेंज भी तो डोमेन जैसे ही होगा। रेंज में भी तो एग्जैक्टली सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। बच्चों अब समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। हमें यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे डिफाइन करना है एक फंक्शन फ्रॉम R टू R, और यहां पे R क्या होगा? आपको पता है रियल नंबर, मतलब दोनों ही सेट यहां पे रियल नंबर्स के होंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन ये कहता है जो मेरा y होगा, या फिर जो मेरा इमेज होगा, या फिर जो मेरा f ऑफ x होगा, या फिर जो मेरा आउटपुट होगा, ये क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही होता है मेरा कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां पे कांस्टेंट को c मान लेता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ मैं चाहे कोई भी इनपुट डालते रहूं, 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, -4 डालूं, -0.5 डालूं, -0.6666 डालूं, मेरा जो इमेज बनेगा, इन सारे इनपुट्स का जो मेरा इमेज बनेगा C ही बनेगा, सेम ही कांस्टेंट बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरा f ऑफ x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। इस कांस्टेंट को मैं 3 मान रहा हूं यहां पे। आपको पता है फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमें 2 सेट की जरूरत पड़ती है, और यहां पे 2 सेट कौन से?
दोनों ही रियल नंबर्स वाले सेट है। तो आप बोलोगे सर अगर पहले वाले सेट में से, रियल नंबर वाले सेट में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल चलो 0 ले लेते हैं, अगर मैं यहां पे प्री इमेज या फिर जो मेरा इनपुट के तौर पे मैं फर्स्ट वाले सेट से 0 को निकाल देता हूं और यहां रखता हूं x के जगह पे, तो मेरा आंसर 3 आएगा। अब मान लो मैंने फर्स्ट वाले सेट में से -5 को निकाला, अब अगर मैं अपना प्री इमेज -5 सेट कर देता हूं तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसका इमेज भी 3 बनेगा। अगर मैं 1000 चूज करता हूं इस रियल नंबर वाले सेट में से, अगर मैं 1000 निकाल देता हूं यहां पे, तो इसका इमेज क्या बनेगा, इसका इमेज भी 3 बनेगा। तो आप देख लो, आप कितना मर्जी कोई भी रियल नंबर चूज कर लो, कोई भी दुनिया में जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे को चूज कर लो, लेकिन मेरा यहां पे जो इमेज बनेगा ना वो 3 ही बनेगा। इसे ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, इसे ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे समझते हैं। तो बच्चों यहां पे आप खुद देखो, इस एक्स एक्सिस में मैं किसको लिखता हूं, जो भी मैं अपने फर्स्ट वाले सेट से एलिमेंट्स को निकालता हूं इस फंक्शन को बनाने के लिए, उसको मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं, और इन्हीं एक्स को निकालने के बाद जब मैंने फंक्शन में डाला और उसके बाद जो आउटपुट आता है उसे मैं कहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये एक तरह से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बोलो या वाई का ग्राफ बोलो, बात एक ही है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे जो फंक्शन है ना, जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माना है मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस फंक्शन के अंदर इनपुट डालूंगा 0 1 2 3 -1 -2 -3, मेरा आउटपुट आएगा, हर केस में जो मेरा आउटपुट आएगा ना, सभी केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो 3 के बराबर होगा। तो जब मेरा x 0 के बराबर होगा, मेरा f ऑफ x किसके बराबर आएगा, f ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, जब मैं अपने x को 1, अपना इनपुट 1 लूंगा तब भी मेरा आउटपुट 3 आएगा, 2 लूंगा तब भी 3 आएगा, 3 लूंगा तब भी 3 आएगा, 4 लूंगा तब भी 3 आएगा। ऐसा ही नेगेटिव में भी होगा, जब मैं अपना इनपुट -1 डालूंगा यहां पे, f ऑफ -1 भी 3 के बराबर आएगा, f ऑफ -2 भी 3 के बराबर आएगा, f ऑफ -3 भी 3 के बराबर आएगा। तो ये अगर मैं इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दूं स्ट्रेट लाइन से, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो इसे मैं बोलूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ मिल गया मुझे, जो कि x एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा। तो यहां पे अगर इस फंक्शन में मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन को तो हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स x, y वाले फॉर्मेट में होते हैं, है ना, x, y वाले फॉर्मेट में होते हैं। तो यहां पे जो पहला एलिमेंट है, इन सारे पहले एलिमेंट वालों को उठा के अगर मैं एक सेट के अंदर डाल दूं तो उसी को मैं डोमेन बोलता हूं। इसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी सेकंड एलिमेंट है, जो भी मेरा सेकंड एलिमेंट, इन सेकंड एलिमेंट को उठा के एक सेट के अंदर रख दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर डोमेन के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे इनपुट है, कौन कौन से इनपुट है, आप बोलोगे सर डोमेन के अंदर तो मैं पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकता हूं, चाहे मैं 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, -0.5 रखूं, -0.999 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आपने बोला सर ये एक्चुअली मेरा जो डोमेन है हमारा, ये एक तरह से क्या है, ये एक रियल नंबर का सेट ही है, ये एक रियल नंबर का सेट है। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x belongs to a real number। बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या जो मेरा रेंज है वो कैसा सेट होगा यहां पे, तो रेंज यहां पे एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। आपका जो फंक्शन है ना, यहां पे आपका जो फंक्शन बना है यहां पे, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सबके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, 1, 3, 2, 3, 3, 3। तो सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड एलिमेंट सबके अंदर 3 आएगा। सेकंड एलिमेंट जो होता है, जो इमेज है, वो सबके अंदर 3 है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा जो कि है c। अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू c मान रहा हूं तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा c, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं यहां पे f ऑफ x इक्वल टू 3 मान रहा हूं तो मेरा जो रेंज आता है, रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट वाले सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये इस रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा c, इस क्वेश्चन के हिसाब से 3। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये कांस्टेंट फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मुझे एक फंक्शन को डिफाइन करना है, मेरे को दो सेट दे रखे, दोनों रियल नंबर का सेट है, फ्रॉम r टू r, तो यहां पे आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 अप टू an x टू द पावर n, इस फॉर्मेट में अगर कहीं पे भी लिखा हो, इस फॉर्मेट में कहीं पे भी आपको लिखा दिखे, तो यही मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जहां पे आपका a0, a1, a2 ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कहां बिलोंग करते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। मतलब कि ये a0, a1, a2 जो लिखा हुआ है वो 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पे जो मैंने आपको बोला
ये जो x टू द पावर n है, जो यहां पे मैंने पावर n लिखा हुआ है, ये जो पावर n है ये पता क्या होगा, ये होगा एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप बोलोगे सर कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन के आप एग्जांपल बता दो सर। ठीक है, मैं बताता हूं। अगर मैंने यहां पे लिखा x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? यहां पे देखो x की पावर 2 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पे 3 है जो कि एक रियल नंबर है, और यहां पे x है जिसका मतलब x की पावर 1। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पे x टू द पावर 2/3 प्लस 3x लिख देता तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये पॉलिनोमियल फंक्शन? क्योंकि यहां पे x टू द पावर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था, मुझे इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूंगा x टू द पावर -1 प्लस 3x टू द पावर -2, तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? नहीं होगा। जो मेरा n होना चाहिए, जो मेरा x का पावर होना चाहिए n, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2 तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हो गया, जैसे मैंने x क्यूब लिख दिया, x क्यूब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं आशा करता हूं आप पॉलिनोमियल फंक्शंस को समझ गए होंगे। तो बच्चों यहां पे मैंने बोला जो मेरा f ऑफ x है, इसके अंदर जो मैं पहला जो एलिमेंट्स डालूंगा, जो मैं इनपुट डालूंगा, वो मैं इस सेट के अंदर से निकालूंगा सारे के सारे इनपुट। और इन इनपुट्स को अगर मैं फंक्शन में डालने के बाद फंक्शन प्रोसेस करेगा, उसको फंक्शन अपने इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो मेरा आउटपुट होगा, वो जो आउटपुट होगा वो किस सेट से लिया होगा, वो आउटपुट कहां से आ रहा होगा, वो आउटपुट इस रियल नंबर वाले सेट में से आया होगा। तो बच्चों इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ना एक दो पॉलिनोमियल फंक्शन वाले सवाल लगाते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल्स ही हैं, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही है। तो एक बार करके देखते हैं कैसे काम करता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहां पे बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी हमने समझा ना, इसको एक क्वेश्चन से करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी का। डिफाइन द फंक्शन f फ्रॉम r टू r by f y is equal to f of x is equal to x square, x belongs to r, complete the table given below by using the definition। कौन से डेफिनेशन? इस डेफिनेशन की बात हो रही है, इस डेफिनेशन की बात हो रही है आपका। What is the domain and range of this function? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और ग्राफ भी बनाओ। तो एक बात बताओ, यहां पे मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, आपको खुद पता है। यहां पे जो x होता है वो इनपुट होता है, और इनपुट को अगर मैं फंक्शन में डाल देता हूं, उसके बाद जो मेरा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो मेरा जो आंसर आता है वो मेरा आउटपुट होता है। तो यहां पे ये प्री इमेज है और यहां पे मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, इमेज है। इसका मतलब x कोमा एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ऐसे आपका ऑर्डर्ड पेयर पड़ा होगा, ऐसे आपका ऑर्डर्ड पेयर पड़ा होगा इस फंक्शन का। अगर मैं एक सेट बनाऊंगा तो इस फंक्शन का सेट बनाऊंगा तो x कोमा एक्स स्क्वायर वाले सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको रियल नंबर्स दे रखे हैं, रियल नंबर्स के दो सेट है। तो रियल नंबर्स का हमें सारे रियल नंबर्स नहीं चूज करने, उन्होंने बोला टेबल में ना हमने कुछ इनपुट दे रखे हैं, इस रियल नंबर के सेट में से कुछ रियल नंबर्स को हमने उठा रखा है, इनको डालो इस फंक्शन के अंदर। इसके बाद देखो कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या आता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं -4 को इस फंक्शन में डाल देता हूं x के जगह पे, तो मेरा फंक्शन प्रोसेस क्या करेगा, -4 को अगर मैं यहां पे डालूंगा तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 16। ऐसे ही अगर मैं f ऑफ -3 निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा -3 का स्क्वायर, जो किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं -2 को डालूंगा अपने f में, अपने फंक्शन में, तो यहां पे जो मेरा इमेज बनेगा वो -2 का स्क्वायर, जो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। बहुत बढ़िया। -1 को डालूंगा 1 के बराबर आएगा, 0 को डालूंगा 0 के बराबर आएगा, 1 को डालूंगा 1 के बराबर आएगा, 2 को डालूंगा 4 के बराबर आएगा, 3 को डालूंगा 9 के बराबर आएगा, और 4 को डालूंगा 16 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर आएगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने वाले वैल्यूज जो ऊपर लिखा है मैंने, और जो मेरे पास जो नीचे है वो कौन से वैल्यूज है, वो मेरा आउटपुट है, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूं या वाई बोल सकता हूं, या इसको मैं रेंज वाला, ये सारे एलिमेंट रेंज के अंदर लाई करेंगे, और ऊपर लिखे हुए सारे एलिमेंट्स डोमेन के अंदर लाई करेंगे। तो अगर मैं अब ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चों यहां पे अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो आप देखो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 0 को इनपुट की तरह लूंगा तो मेरा आउटपुट भी 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 तो पार्टिसिपेट करेगा मेरे ग्राफ में। अगर मैं 1 को लूंगा तो मेरा आउटपुट 1 आएगा, अगर मैं -1 इनपुट लूंगा तो भी मेरा आउटपुट 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 को अपना इनपुट लूंगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, और ऐसे ही अगर मैं -2 लूंगा तो उसका आउटपुट किसके बराबर आएगा, उसका आउटपुट भी 4 के बराबर ही आएगा।
तो बच्चों अगर मैं इन सारे वैल्यूज को -3 का करूंगा तो 9 आएगा, 3 का करूंगा तो भी 9 आएगा, 4 का करूंगा 16 आएगा, -4 करूंगा तो भी 16 आएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो बच्चों ये रहा हमारा ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट हो गया हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना दिया यहां पे। तो ग्राफ की तो बात ये रही। अब बात करते हैं, इन्होंने बोले कि डोमेन और रेंज का भी पता लगाओ। तो आप बोलोगे सर डोमेन इस फंक्शन के हिसाब से इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इस फंक्शन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होते हैं ना, इन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा के लिखा गया होता है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ये होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हो ये क्या है, ये रियल नंबर ही तो है। मैंने तो बस यहाँ पे कुछ इनपुट ले रखे हैं, मैं और भी ले सकता था, यहाँ पे 0.25 ले सकता था, -0.66 ले सकता था, 2/4 ले सकता था, 2/5 ले सकता था, अपने मर्जी से मैं कोई भी इनपुट ले सकता था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेरा सेट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो मेरा सेट बनेगा, ये एक्चुअल में क्या होगा? ये एक्चुअल में रियल नंबर का सेट होगा। कैसे लिखेंगे उसको? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। और ऐसे ही अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप खुद देखो कि रेंज में मैंने यहां पे क्या कर रखा है कि यहां पे 16 लिखा है, 9 लिखा है, 4 1, इन सबको मेरे फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो सेकंड एलिमेंट लिखा होता है, इन सारे सेकंड एलिमेंट्स को उठा के अगर मैं एक सेट के अंदर डाल दूंगा तो वो मेरा रेंज होता है। तो रेंज यहाँ पे एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? आप बोलोगे सर 16 9 4 1 0 625 289 36 कितने 49 सब कुछ होगा यहाँ पे। तो ये सारे है क्या? ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही तो है। तो मैं बोलूंगा रेंज भी सर मेरा क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रेंज और ये हो गया मेरा डोमेन। तो हमने यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन को समझा, उस पर एक सवाल लगाया। अब हम एक और सवाल को समझते हैं। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14। यहां पे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमें सीखना है। इन्होंने बोला ग्राफ बनाओ, और फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब कॉमा x बिलोंग्स टू r। जो भी आप इनपुट की तरह पे चूज करोगे वो सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे? तो आपको बोला गया कि f ऑफ x इसके बराबर है x क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है? x क्यूब के बराबर। मैं इनपुट के तौर पे कोई भी रियल नंबर चूज कर सकता हूं। चलो -1 को चूज करते हैं। अगर मैंने x को -1 चूज किया तो ये मेरा इमेज, ये क्या हो जाएगा? मेरा f ऑफ -1, ये मेरा प्री इमेज है। और इस प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब तो -1 ही होता है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूंगा आप x को -2 चूज करो, x को आप क्या करो? -2 चूज करो, इस रियल नंबर के सेट में से आप -2 को निकालो, तो जो इसका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? -2 का क्यूब, जो कि -8 के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं अब 0 को चूज करो तो मेरा इमेज 0 बनेगा, 1 को चूज करो तो इमेज 1 बनेगा, 2 को चूज करो तो इमेज 8 बनेगा। तो अगर मैं इस डाटा को यूज करके एक ग्राफ बनाऊं तो देखते ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर हमारा अगर हम पहले इनपुट 0 को लेंगे तो मेरा आउटपुट भी क्या बन रहा है? यहाँ पे आप देखो 0 को अगर मैं इनपुट लूंगा, 0 को मैं अपना प्री इमेज के रूप में लूंगा तो मेरा उसका इमेज क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो 0 तो भाई पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। अब 1 की बात करेंगे तो 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। -1 का क्या होगा? -1 का -1 होगा। -2 का क्या होगा? -8 होगा, वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। 2 का क्या होगा? 2 का 8 होगा, वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, इतने ऊपर लाई कर रहा होगा। तो एक्चुअली में इसका ग्राफ बनेगा कैसे? तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है मेरा y इज इक्वल टू या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर यहां पे मेरे से पूछते कि डोमेन और रेंज क्या होगा, यहां मैं पूछा नहीं है, हालांकि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पे डोमेन और रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ रियल नंबर्स ही लाई करेंगे। आप यहां पे इनपुट के तौर पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं 0.25 को भी करो, 0.5 को भी करो, -0.6 को भी करो, तो मैं किसी भी रियल नंबर को चूज कर पा रहा हूं। तो जो मेरा फंक्शन होगा ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट सारे रियल नंबर होंगे, और इन्हीं रियल नंबर्स को उठा के अगर मैं यहां पे डाल दूंगा तो ये भी एक रियल नंबर वाला सेट कहलाएगा। ऐसे ही जो मेरा रेंज होगा वो भी, उसके साथ भी यही कहानी है। रेंज भी एक सेट होगा जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स ही होंगे। क्या होंगे? सारे रियल नंबर्स ही होंगे। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं -1 8 -8 0 1, ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स ही तो है। तो यहाँ पे रेंज भी रियल नंबर का सेट होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। इसमें कुछ ज्यादा सीखने को नहीं है। एक्चुअली रैशनल फंक्शन जो होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं
रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स पता है क्या होता है, वो बराबर होता है जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स के, जहां पे जो जी ऑफ एक्स होगा और एच ऑफ एक्स होगा ये दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। यही होता है मेरा क्या, रैशनल फंक्शन। क्या होगा ये रैशनल फंक्शन होगा मेरा। ये क्या है मेरा, एक रैशनल फंक्शन है जहां पे फंक्शन किसके फॉर्मेट में लिखा होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा होता है। एक रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर नहीं, रैशनल फंक्शन है। जब रैशनल नंबर होते हैं तो ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, यहां रैशनल फंक्शन है तो उसका मतलब ऊपर भी फंक्शन और नीचे भी फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी सीखा ना पॉलिनोमियल फंक्शन, वैसे वाला। तो इसी रैशनल नंबर को एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to real numbers defined by f of x is equal to 1 by x, comma, where all the x belongs to the set of real number except 0. Complete the table given below. What is domain and range of this function? बहुत लंबा क्वेश्चन ये, r माइनस 0 ये सब कुछ नई चीज है, ये और कुछ नहीं है। मैं समझाता हूं क्या है। मैंने आपको बताया था जो हमारा रैशनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट में लिखा होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं बन सकता, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। अब मैं देखो ये क्वेश्चन कैसे समझाता हूं, इसके बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। यहां पे जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन किस फॉर्मेट में, आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ आपका जो फंक्शन वाला जो सेट आप बनाओगे, फंक्शन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो x, 1 बाई एक्स वाले फॉर्मेट में होंगे। x प्री इमेज होगा और प्री इमेज का इमेज क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। ठीक है, तो यहां पे आप जितने भी इनपुट डालोगे यहां पे f ऑफ x उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट देगा। तो मान लो अगर आपने यहां पे x इनपुट आपने यहां से 0 लिया होता तो यहां पे 1 बाई 0 हो जाता, और 1 बाई 0 लिखना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, यहां पे मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं। मैं यहां पे 0.25 लिख सकता हूं, यहां पे -2 लिख सकता हूं, -3 लिख सकता हूं, 1 करोड़ लिख सकता हूं, 10 बिलियन लिख सकता हूं, कुछ भी लिखूंगा, लेकिन यहां पे 0 नहीं लिख सकता। 0 लिख दिया तो गेम गड़बड़ हो जाएगा। नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसलिए मैंने बोला है आप कोई भी रियल नंबर को चूज करो, पहले रियल नंबर वाले सेट में से कोई भी रियल नंबर चूज करो, 0 को छोड़ दो, बस 0 को बख्श दो। तो यहां पे ये तो बात हो गई इसकी। अब वही बोल रखा है कि जो भी x होगा, जो भी मैं x को चूज करूंगा वो r-0 पहले वाले सेट में से चूज कर रहा हूं। और क्या है यहां पे, आपने देखा कि यहां पे हमें इनपुट भी दे रखे हैं, यही इनपुट हमें यूज करना है। अपने से कुछ डालना नहीं है, डाल सकते थे लेकिन उन्होंने दिया हुआ है तो अपने से क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें। यहां पे इन्होंने बोला है आप x को -2 डालो। इसका मतलब जब मैं यहां पे -2 पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -2 डालूंगा तो मेरा 1 बाई एक्स क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1 बाई एक्स हो जाएगा 1 बाई -2, जो किसके बराबर होता है, वो होता है -0.5 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, -0.5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं, मान लो मैंने x को क्या लिया, -1.5 लिया, x को 1.5 लिया, तो इसका मतलब 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में -1.5, और 1 अपॉन में -1.5 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0.66 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0.66 या 0.67 लिख सकते हो इसको, -0.67 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा -1.5, -0.67 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट एलिमेंट को -1 रखूंगा, अपने प्री इमेज को -1 रखूंगा, तो इसका इमेज क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में -1, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होता है -1 के। तो यहां पे आप खुद देखो, जब मैंने -2 डाला तो मेरा आंसर आया -0.5, जब मैंने -1.5 डाला तो मेरा आंसर आया -0.67, -1 डालूंगा तो आंसर भी -1 ही आएगा। -0.5 डालता हूं, -0.5 डालने में क्या होगा, तो आपने बोला सर अगर मैं यहाँ पे -0.5 डालूंगा इनपुट के तौर पे तो आउटपुट क्या आएगा, 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका अगर मेरे को क्या फंक्शन क्या है, x का मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे 1/2 का -1/2 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2, आउटपुट आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2। ऐसे ही 0.25 क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। और अगर मैं यहाँ पे अपना पहला एलिमेंट 0.25 चूज करता हूं तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, तो ये 0.25 का उल्टा हो जाएगा। 0.25 1/4 होता है, 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही 0.5 का मैंने यहां लिख दिया -2, तो -0.5 का -2 है तो 0.5 का 2 है, -1 का -1 है तो 1 का भी 1 है। देखो -1.5 का -0.67 था तो 1.5 का क्या हो जाएगा, 0.67।
-2 का -0.5 था तो 2 का हो जाएगा 0.5। तो ये आ गया मेरा डाटा। मैंने पूरा डाटा को अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब इसी डाटा का यूज करके मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर हमारा जब इनपुट -2 होगा, जब मैं -2 को इनपुट लूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? -0.5 आएगा। -0.5 कहां लाई करेगा? देखो -0.5 यहां पे कहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये आ गया मेरा मीटिंग पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? -2 और -0.5 का ये हो जाएगा। -1.5 और -0.67। अब -1.5 कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा। तो -1.5 और 0.67 यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं होगा। ऐसे ही -1 का क्या होगा? -1 होगा। तो -1 का क्या हो रहा है? देखो -1 हो रहा है, ये रहा मेरा। और -0.5 का -2 होगा। -0.5 कहां पे लाई करेगा? यहां लाई करेगा। -0.5 का कहां पे होगा? -0.5 का -2 पे। तो -2 क्या हो गया? ये हो गया मेरा -2, ये बन गया मेरा। ऐसे ही अगर मैं यहां चले जाऊं तो 0.25 यहां पे होगा। 0.25 जब मेरा इनपुट होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो मेरा आउटपुट किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। देखो ये रहा मेरा 0.25 लूंगा तो मेरा आउटपुट 4 के बराबर आएगा। ये मेरा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा दोनों का। 0.5 पे 2 आएगा, 0.5 यहां पे और 0.5 पे 2, तो ये रहा मेरा 2। 1 पे 1 आएगा, 1 जब था तो मेरा 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 1.5 पे 0.67 आएगा, 1.5 यहां पे होगा और 1.5 पे 0.67 ये आ गया। और 2 पे 0.5 आएगा, 2 पे क्या आएगा? 0.5 आएगा, जो ये हो गया मेरा, यहां पे आएगा। तो इसका अगर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा मेरा। तो बच्चों ये मेरा ग्राफ बन गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। किसका बन गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का मेरा ग्राफ बन गया है। ये रहा मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब पूछा क्या क्वेश्चन में? पूछा ये है कि यहाँ पे रेंज और डोमेन भी बताओ क्या होगा। क्या होगा? रेंज और डोमेन क्या होगा? तो डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स लिखे होते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं यहां लिख दूंगा तो उस एलिमेंट के सेट को मैं क्या बोलूंगा? डोमेन बोलूंगा। तो यहाँ पे डोमेन के अंदर ये सारे नंबर्स आएंगे। ये सारे क्या है? ये रियल नंबर्स ही तो है। तो डोमेन एक रियल नंबर का सेट होगा। कैसा सेट होगा? एक रियल नंबर का सेट होगा। और जो मेरा रेंज होगा वो कैसा सेट होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे खुद देखो -0.5 -0.67 ये भी तो एक रियल नंबर का सेट बन रहा है। तो रेंज भी मेरा एक रियल नंबर का सेट ही बनेगा। क्या बनेगा? एक रियल नंबर का सेट बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन जैसे हर फंक्शन की तरह मैं बोलता हूं यहाँ पे दो मेरे पास सेट होंगे। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, ये तो सब में ही होगा ये। तो यहां पे अब मैंने बोला मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे कंडीशंस होती है। कैसी कंडीशंस होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा अगर जो मेरा इनपुट है वो 0 या 0 से बड़ा हो। 0 या 0 से बड़ा होता है तो मेरा आंसर एक्स ही आएगा। ठीक है, और अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा हो, नेगेटिव नंबर्स हो, तो वहां पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो -x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -x होना चाहिए। अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर को इनपुट के तौर पे लेता हूं तो उस नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? उस नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव, मतलब कि आंसर फाइनली पॉजिटिव ही आने वाला है। तो इसको अगर हम समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो आप बोलोगे सर तो यहां पे मान लो आपने x को पॉजिटिव लिया तो आपका आंसर जो आएगा ना वो भी यही आएगा। अगर मान लो आपने x को नेगेटिव लिया तो जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? आपने अगर x को नेगेटिव लिया तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, जो आप इनपुट ले रहे हो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा x 0 से छोटा होता है तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो यहां पे दो कंडीशन है। मान लो मेरा x जो है वो 0 से बड़ा है, मैं x को 1 मान लेता हूं। जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं उसे 1 मान लेता हूं। इसका मतलब x 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा होता है तो मैं इस वाली कंडीशन को लूंगा तो मेरा f ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर होगा। इसका मतलब जो मेरा f ऑफ x होगा वो 1 ही होगा। f ऑफ x इसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। मेरा आउटपुट भी 1 आएगा। अब आप मान लो कि मैंने क्या किया? मैंने x को -2 लिया। क्या लिया? मैंने -2 लिया। मैंने इनपुट जो लिया यहाँ पे 0 से कम वाले एक नंबर -2 को सिलेक्ट किया। अब जो मेरा आउटपुट हो, क्योंकि मैंने 0 से कम वाला नंबर चूज किया तो मेरा फंक्शन ये होगा। अब मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? -x के बराबर होगा। तो जो आपने इनपुट लिया है, अब जो उसका इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा? इस नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ -2, जो किसके बराबर होता है? +2 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो कैसे प्लॉट करूंगा? तो आप बोलोगे कि अगर सर हम यहां पे इनपुट को 0 ले लेंगे तो मेरा इनपुट और आउटपुट सेम ही होगा। यहां पे 0 पे जब मैं x को 0 लेता हूं, इनपुट को 0 लेता हूं तो मेरा आउटपुट भी x ही आना चाहिए।
तो यहां पे 0 लिया मैंने इनपुट, तो आउटपुट भी 0 आएगा। अब मैं अगर 1 को लूंगा इनपुट तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 को लूंगा तो आउटपुट भी 2 आएगा, 3 को लूंगा तो आउटपुट भी 3 के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं इनपुट को -1 लेता हूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ -1 हो जाएगा। जो मैं इनपुट नेगेटिव लेता हूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ -1 क्या होता है, +1 होता है। तो -1 का आउटपुट यहां आएगा, -2 का इमेज क्या बनेगा, 2 बनेगा, -3 का इमेज 3 बनेगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, कुछ ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा इसका ग्राफ। तो यहां पे ये क्या हो गया मेरा, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो राइट साइड में तो हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू x, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू -x। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा यहां पे। तो बच्चों ग्राफ तो हमने समझ लिया, आप ये बताओ कि यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन यहाँ पे एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर जिसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर को चूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे x में कोई भी रियल नंबर चूज कर रहा था, कोई एक्सेप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, मेरा रियल नंबर का एक सेट होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट यहाँ पे बन रहा था वो सारा पॉजिटिव बन रहा था। इसका मतलब है कि जो भी मैं इनपुट चूज करूं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, मेरा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो उसका रेंज पता है क्या होगा, रेंज होगा मेरा पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होगा मेरा रेंज। तो मैं आशा करता हूं आपको मॉडुलस फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों यहां पे बात करते हैं अपने सिंगम फंक्शन की। सिंगम नहीं बे, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम। तो हर बार की तरह ही हमें क्या करना है, डिफाइन करना है फंक्शन f फ्रॉम r टू r। और यहां पे मेरा f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x यहां पे कुछ कंडीशंस है। जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन सीखा था ना, वैसे ही यहां पे भी इस सिग्नम फंक्शन में जो मेरा f ऑफ x होगा वो कंडीशन के साथ है। कंडीशन क्या है कि अगर मेरा x ना, अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो जो मेरा f ऑफ x होगा वो 1 के बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। 0 से बड़े वाले कोई भी 0.5, 0.6, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा 1 ही आएगा। एक तरह से ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह भी एक्ट करेगा। और यहां पे अगर मेरा x 0 के बराबर है तो मेरा f ऑफ x 0 हो जाएगा। और अगर मेरा x नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है, -0.1, -2, -3, तो जो मेरा f ऑफ x आएगा वो -1 होगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूं तो कैसे, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो बच्चों इस पे ग्राफ बनाने से पहले ना एक चीज समझो, अगर यहां पे मेरा इनपुट 0 है, मैं अगर इनपुट 0 के तौर पे लेता हूं, इस पहले वाले सेट में से मैंने एक एलिमेंट लिया 0, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट यहां पे बोला f ऑफ x 0 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब 0 तो पार्टिसिपेट करेगा, 0 तो पार्टिसिपेट करेगा, 0 है मेरा यहां पे। अब मान लो कि मैं अपना इनपुट जो ले रहा हूं ना, ऐसा इनपुट ले रहा हूं जो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े वाले इनपुट, फॉर एग्जांपल 3, मैंने 3 को ले लिया अपना इनपुट, तो 0 से बड़े वाले इनपुट के लिए जो मेरा फंक्शन होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इस 3 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। मान लो अब मैंने क्या लिया इनपुट, एक और 0 से बड़ा वाला इनपुट लिया 2, तो इसका भी इमेज क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो अगर मैं अब नेगेटिव इनपुट की बात करता हूं, मैंने मान लो ले लिया -5, इनपुट के तौर पे ले लिया मैंने -5, तो अगर मेरा x, अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा है, इसका मतलब अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है, तो उस केस में जो मेरा फंक्शन होगा वो -1 के बराबर होगा। उस केस में जो मेरा इमेज आएगा -1 आएगा। चाहे मेरा इनपुट -6 हो तो भी -1 आएगा, चाहे मेरा इनपुट 1000 हो, -1000 हो, तो भी मेरा जो आउटपुट आएगा वो -1 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर ही आएगा। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आप बोलोगे सर सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए 0 से बड़े 0.1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0.001 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो आउटपुट आना चाहिए क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब ये 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा। अगर मैं 1 को इनपुट लूंगा तो भी 1 होगा, 2 को इनपुट लूंगा तो भी 1 होगा, 2.5 को लूंगा तो भी 1 होगा, 3 को लूंगा तो भी 1 होगा। तो हर केस में जो मेरा आउटपुट है वो 1 के बराबर आ रहा है। लेकिन ये कहां तक होगा, ये यहां तक होगा। दिक्कत पता है क्या है, 0 पे 1 नहीं होता। जब मैं इनपुट को 0 लेता हूं तो 0 पे आउटपुट भी 0 ही आता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 के यहां पे गोला बना देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब मेरा इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, 1 नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या करा, 1 के जगह पे ऐसे बना दिया और मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसे आगे की तरफ जाता हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 का तो बन गया ये मेरा, और ये मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो गया ये मेरा। अब बात करते हैं जब मेरा इनपुट नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे। जब मेरा इनपुट नेगेटिव होगा, अब चाहे वो -1 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे वो -0.999 हो, इन सब के लिए जो मेरा आउटपुट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो यहां पे अगर मैं
1 को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे अपने इनपुट के तौर पे, तो मेरा आउटपुट -1 आएगा। अगर मैं -1 को सिलेक्ट करूंगा तो भी मेरा आउटपुट -1 आएगा। -1.5 पे भी -1 आएगा, -2 पे भी -1 आएगा, -3 पे भी -1 आएगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स बनेगा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 होगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। और आपको पता है जब मैं इनपुट को 0 डालता हूं तो मेरा आउटपुट भी 0 आता है। तो मैं यहाँ पे -1 के यहाँ पे गैप बना दूंगा। क्या बना दूंगा, -1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 0 जब मेरा इनपुट 0 होगा तो -1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 0 पे 0 ही होगा। तो इसलिए इसको मैंने डार्क कर रखा है यहाँ पे। तो ये मेरा आ गया एक सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। मैं आशा करता हूं आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे। आप बोलोगे सर मैं यहां पे किसी को भी चूज कर सकता हूं ना, मैं इनपुट के तौर पे क्या चूज कर सकता हूं, 0 से बड़े नंबर को, 0 से छोटे नंबर को, मैं किसी को भी चूज कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब जो मेरा डोमेन होगा वो एक रियल नंबर का सेट बनेगा। डोमेन एक रियल नंबर का सेट बनेगा। ऐसे ही रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रेंज एक्चुअली में आप देखोगे तो रेंज एक्चुअली में बस 3 एलिमेंट ही आएंगे। रेंज के अंदर 3 एलिमेंट ही आएंगे। आउटपुट या तो 1 होगा, आउटपुट या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। आउटपुट या तो 0 होगा, या 1 होगा, या -1 होगा। तो -1 0 1 ये 3 एलिमेंट्स आएंगे मेरे रेंज में। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वाला सिग्नम फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आखिरी फंक्शन की तरफ। तो बच्चों यहां पे बाकी फंक्शंस की तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी डिफाइंड है फॉर फंक्शन f फ्रॉम r टू r, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। दो सेट है हमारे पास, रियल नंबर टू रियल नंबर के। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जबरदस्त चीज है ये, आसान नहीं है समझना, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। कैसे, आप बोलोगे सर अगर यहां पे भी कंडीशन का खेल है पूरा। f ऑफ x के बहुत सारे कंडीशन होंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x के बहुत सारे कंडीशन होंगे। कैसे कंडीशन होंगे, तो आप बोलोगे सर अगर मेरा x 0 के और -1 के बीच में लाई करता है, 0 के और -1 के बीच में लाई करता है, अगर मेरा x -1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो उस केस में जो मेरा f ऑफ x होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि -1 और 0 के बीच में कौन सा लाई करेगा, -0.25। तो -0.25 अगर मैंने नंबर देखा तो उस नंबर के लिए मैं क्या लूंगा, अपना -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तौर पे लूंगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा नंबर लाई करता है 0 के और 1 के बीच में, 0 के और 1 के बीच में, तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने बोला 0.5, तो 0.5 के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, मेरा फंक्शन बराबर हो जाएगा 0 के। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 1 और 2, अगर मेरा x जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 1 को इंक्लूड कर रहा है और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है अगर मान लो 1.5 की बात कर रहा हूं, तो 1.5 के लिए जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला नंबर होगा, पहले वाला नंबर होगा इससे। और ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 के बीच की बात करूं तो 2 और 3 के बीच के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल 2.35, तो 2.35 के लिए भी जो मेरा f ऑफ x होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे ना हमारा बहुत ध्यान से समझना, यहां पे जो मेरा x है ना, x assumes the value of greatest integer less than or equal to x। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यही तो समझना है, यही तो पूरा क्रक्स है इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब यह है कि आप जो भी इनपुट डाल रहे हो, उस इनपुट डालने पे जो मेरा f ऑफ x आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे, तो इस लाइन का एक्चुअली में मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 0.5 की, ये 0.5 कहां लाई करते हैं, 0.5 लाई करता है आपका किसके बीच में, 0.5 लाई करते हैं 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये सेंटेंस कह रहा है जब आप इनपुट को 0.5 की तरह पे चूज करते हो, तो जो मेरा f ऑफ x आता है वो पता है क्या आता है, वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 से छोटा या 0.5 के बराबर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.5 तो कोई इंटीजर नहीं है,
तो 0.5 को तो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं मान सकता, तो 0.5 से छोटा वाला सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर, तो 0.5 से छोटे वाला इंटीजर कौन सा होगा? 0 ही होगा। 0.5 से छोटा वाला इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। 0.5 से और भी छोटे वाले इंटीजर है, -1 भी है, -2 भी है, लेकिन मेरे को 0.5 से छोटे वाला सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर बताना है, तो 0 होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि जो मेरा x है वो -1.6 है, तो ये 1.6 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है? तो आप बोलोगे सर -1.6 लाई करता है हमारा -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में लाई करता है। तो आप बोलोगे सर अगर मेरा इनपुट -1.6 है, अगर मेरा इनपुट -1.6 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। या तो जो तुमने x चूज किया है, अगर वो इंटीजर है, अब यहां पे तो इंटीजर नहीं चूज किया मैंने x को, अगर वो इंटीजर है तो एग्जैक्टली सेम इंटीजर को यहां पे उतार के लिख दो, एग्जैक्टली सेम इंटीजर यहां पे उतार के लिख दो। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है, तो इस नंबर से छोटे वाला सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर लिखो। तो इस नंबर से छोटे वाला सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? तो आपने यहां पे खुद लिखा हुआ है -1.6 से जस्ट छोटे वाला इंटीजर ये होगा, और -1.6 से बड़ा वाला इंटीजर ये होगा। तो हमें छोटे से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो -1.6 से छोटे से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। तो यहां पे f of x क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो बच्चों बात आ रही है समझ आपको? एक और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2.5 ले लिया मेरा इनपुट, x इज इक्वल टू आपने 2.5 ले लिया। ये जो 2.5 है कहां लाई करता है? 2k और 3 के बीच में लाई करता है 2.5, 2k और 3 के बीच में लाई करता है 2.5। अब आपका f of x क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जो मेरा f of x होगा वो या तो 2.5 के बराबर होना चाहिए था अगर मेरा इनपुट इंटीजर होता तो, लेकिन यहाँ पे इनपुट मेरा इंटीजर तो है नहीं, ये तो बस एक रियल नंबर है, डेसिमल नंबर है 2.5। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे जो f of x होगा वो इस 2.5 से छोटे वाला सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर आएगा, छोटे वाला, जस्ट छोटे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.5 से छोटे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो f of x 2 के बराबर हो जाएगा। अब मान लो मैंने x को 1 ही चूज कर लिया, x को एक इंटीजर ही चूज कर लिया, तो मेरा f of x भी 1 आएगा। क्या आ जाएगा? f of x भी 1 आ जाएगा। अगर मैंने x को 2 चूज कर लिया या -2 चूज कर लिया मान लो, तो मेरा f of x भी -2 ही आएगा। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ? इसलिए मैंने यहां पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है। अगर मेरा इनपुट जो है वो -1 के बराबर है तो मेरा आउटपुट भी -1 होगा। अगर मेरा इनपुट 0 के बराबर होता है यहां पे तो आउटपुट भी 0 होता। अगर मेरा इनपुट एक इंटीजर 1 के बराबर होता है तो आउटपुट भी 1 के बराबर होगा। और यहां पे अगर मेरा इनपुट 2 के बराबर होता तो मेरा आउटपुट भी 2 के बराबर ही होता। तो मैं आशा करता हूं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहां पे अगर मेरा इंटीजर मैं 0 सिलेक्ट कर लूं, अगर मैं यहां पे अपना इनपुट 0 सिलेक्ट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से मेरा आउटपुट भी 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब 0 तो पार्टिसिपेट करेगा, 0 तो पार्टिसिपेट करेगा, तो 0 तो है यहां पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे इनके लिए इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से आउटपुट क्या होगा? 0.1 हो चाहे 0.5 हो 0.67 हो, इन सब के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इन सारे नंबर्स के लिए जो मेरा आउटपुट होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 से 1 के बीच में मेरे जितने भी नंबर्स आएंगे उसका जो आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहां पे ये हमने ऐसे मार्क कर दिया। बच्चों 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे ना, 0 से 1 के बीच में जितने भी अगर मैं इनपुट को लूंगा उन सब के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा ना, 0 से 1 के बीच वाले इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को मार्क किया हुआ है। अब बात करते हैं 0 और -1 के बीच की बात। तो -1 और 0 के बीच में जितने भी इनपुट होंगे उन सब इनपुट के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 ये रहा मेरा, -1 ये रहा। 0 और -1 के बीच में जितने भी इनपुट होंगे उन सबके लिए क्या आएगा? -1 आएगा। और -1 यहाँ पे सिलेक्टेड है, -1 यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, -1 यहाँ पे सिलेक्टेड और 0 सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पे 0 के जगह पे 0 ये गोल बनाना पड़ेगा ऐसे। अब अगर मैं बात करूंगा कि 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स, 1 को इंक्लूड करना है 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे नंबर्स के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो 1 और 2 के बीच वाले सारे नंबर्स के लिए मेरा आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। तो 1 को तो मैं इंक्लूड करूंगा तो ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, और 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो यहां पे गोला बना दिया। तो अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 2, मैं अब क्या करूंगा? 2 को इंक्लूड करूंगा। 2 और 3 के बीच में जितने भी मैं इनपुट को लूंगा उन सब इनपुट के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा वो भी 2 के बराबर आएगा। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 2, तो क्या आएगा? मेरा आउटपुट 2 के बराबर हो। तो इसको मैं पॉइंट मारूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा,
3 को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, तो 3 के जगह पे मैं यहाँ पे गोला डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबके लिए मेरा जो आउटपुट है वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दो इसको, ये यहाँ पे एक गोला ऐसे। अब मान लेते हैं -2 और -1 के बीच वाले सारे इनपुट्स की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम -2 को इंक्लूड करके और -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 और -1 के बीच वाले सारे नंबर्स का जो आउटपुट बनेगा वो क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। अब क्योंकि मैं -2 को इंक्लूड कर रहा हूं तो यहाँ पे डॉट ऐसे बनाऊंगा डार्क करके, और -1 को इंक्लूड नहीं कर रहा था, मतलब कि -2 से तो बड़ा होना चाहिए मेरा और 1 से छोटा होना चाहिए, -2 को इंक्लूड करके। तो यहां पे जो मेरा ये जो बनेगा, ये गोला बनेगा ऐसे, और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये समझ रहे हो। ये मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ, ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने इस क्लास में पढ़ लिया, और ये फंक्शंस जो मैंने आपको आज सिखाया है ना, ये आगे आने वाला चैप्टर जो है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जब डेरिवेटिव सीखेंगे ना उसमें भी इन सब का यूज होगा, तो वो हम वहां पे सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको आज मेरी वाली क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत दिख रही है, तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह और उमंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।